नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है घर स्वस्थ होगा, मस्त होगा, सारा आपकी पढ़ाई में जारी रखनी है। तो सारा ने विधि दी है कि 3 जुलाई को जो प्री बीएड का एग्जाम है वो होने जा रही है। तो ये 3 जुलाई में मद्देनजर रखते हैं आपने क्या करना है, क्या कौन करना, कैसे हमारी रणनीति रहेगी, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें टॉप आना है, टॉप 10 की लिस्ट में आना है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी, उस पर एक क्लास लाऊंगा स्पेशल, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है मित्रों, और किया आपका नौकरी लागना। अरे कोई मुश्किल को नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका नौकरी लाग सका, बस करना, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़सी, ठीक है नहीं। तो आज वो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक के रहने वाला है कि गुरुजी राजस्थान की सिंचाई परियोजना बिंग बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत ही इजी तरीकों पढ़ाऊंगा, एकदम इजी तरीकों पढ़ा, 8 क्लास में ही याद हो जाएगा सारा का सारा। मेरे बात है तो आप क्या पढ़ाना कि गुरुजी आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। क्या पढ़ाना टाबरो कि गुरुजी राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सिंचाई परियोजना आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। किया पढ़नी है, किया कौन पढ़नी, बिंग बारे में देखो अब किया चर्चा करनी। देखो पीछे की क्लास में आप क्या पढ़े हो, पीछे की क्लास में ये जाना कि सर्वाधिक सिंचाई के जो साधन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पीछे की क्लास में हमने ये जाना कि सर सिंचाई के साधन 3 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, तो गुरुजी में पढ़े 3 हो, कितना हुआ है 3 किस्सा के साथ में भी आप देखा अच्छी तरह, बहुत ही शानदार तरीकों देखा किया कि गुरुजी एक तो हमने पढ़ा था तालाब, क्या पढ़ा गुरुजी तालाब पढ़े, एक गुरुजी में पढ़ी नहर। अरे वाह सर, हम ये तो भूलेंगे ही नहीं, कुआं व तालाब। कितना साधन पढ़िया कि गुरुजी 3 पढ़िया, कितना पढ़िया 3 कि गुरुजी में पिछली क्लास में तालाब भी पढ़ियो, नहर भी पढ़ी, कुआं और तालाब भी, सॉरी नहरें होगी, कुएं और तालाब हो गए, और एक आपका हो जाएगा भाई कुआं। अच्छा इधर ऐसे हो जाएगा यहां आ जाएंगे कुएं व नलकूप, यहां कौन सा आ जाएगा तो कुछ कुआं और नलकूप, अट्ठा आ जाएगा थारा तालाब। एक ही चीज आप पिछली क्लास में जानी नहीं कि गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से जानी। हमने पढ़ा कि 3 होते हैं साधन, तीनों में से ही तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अलग जिले में होती है, नलकूपों द्वारा सिंचाई अलग जिले में होती है। इस चीज के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना था, पिछली क्लास में जाना था या नहीं जाना था तो गुरुजी जाने। आज आप क्या पढ़ना देखो, आज की जो अपनी क्लास है बाकी के पर आधारित है, वह आधारित है कि आप ये 3 साधन पढ़े। अब अंग संबंधित परियोजना चलाई गई राजस्थान में, समझ उद्देश्य परियोजना चलाई गई। तो कितनी प्रकार की परियोजना चलाई आज को आपने जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। आज को टॉपिक की है राजस्थान में सिंचाई परियोजना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना, इन बारे में पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, बहुत ही शानदार तरीकों में पढ़ाऊंगा, एक एक बात जानांगा आप आज की क्लास में। जो को भी आपको डाउट है वो डाउट पूरा आज की क्लास में आप क्लियर करो। बस आपन करनो के है ओनली फॉर चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो करना है लाइक और शेयर करनी है, बाकी याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। सिंचाई राजस्थान में इधर राजस्थान में अपन बात करें तो भाई 4 प्रकार की सिंचाई परियोजना। कितने प्रकार की, कुछ जी पागल हो गया क्या थे, मैं तो 3 ही पढ़ी है। अरे अपन कितनी पढ़ेंगे कि सर 4 पढ़ेंगे, मैं तो 3 ही पढ़ी, पर मैं थाने 4 पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी आज, एक नंबर पर आप बात करांगा तो आपने आज की लघु सिंचाई परियोजना। पहली सिंचाई परियोजना कौन सी कि लघु सिंचाई परियोजना की, समझिया के टावरों कि गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है कि लघु सिंचाई परियोजना। अब अपने से पूछेगा दूसरी
तो दूसरी यहां कर देंगे भाई मध्यम सिंचाई परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी हो जाएगी? देखो जी मध्यम सिंचाई परियोजना। फिर मित्रों आपसे पूछेगा तीसरी सिंचाई परियोजना, राजस्थान में तीसरी सिंचाई परियोजना, तो यहां लिख देंगे तीसरी वृत्त सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? वृत्त सिंचाई परियोजना। तीन हो गई? तो बिल्कुल होगी सर। कितनी परियोजनाएं होगी? तीन प्रकार की परियोजना होती है, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम, वृत्त परियोजना, ये तीन प्रकार की परियोजना है। अब आगे अब पूछा था क्या है कि सर लघु सिंचाई परियोजना में क्या कुछ होता है। इधर अपन बात करेंगे किसमें? लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है, मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या कुछ होगा, और इधर वृत्त परियोजना में क्या होगा। एक परियोजना और है, इसको पहले तीन पढ़ लेते हैं, चौथी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो बिल्कुल बुझी चाहो लघु सिंचाई परियोजना में टाप रोक कि मान लो थारकन खेत है, थारकन ने की है कुछ खेत है मारकन, अगर थारो खेत 2000 हेक्टेयर कम है, कितने भूमि 2000 हेक्टेयर कम है, तो थे के करोगा किसी सिंचाई परियोजना वाली था पर तो गुरुजी लघु सिंचाई परियोजना, यानी कि आपको क्षेत्र कितना होना चाहिए कि गुरुजी 2000 हेक्टेयर के करीब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2000 हेक्टेयर के करीब होना चाहिए। अगर आपका क्षेत्र 2000 हेक्टेयर के करीब है तो यह समझ लो कि आपने सिंचाई परियोजना कौन सी लागेगी कि गुरुजी लघु सिंचाई परियोजना। अगर आपने कने मान लो आप पीसा पूसा कमा के खेत बोड़ो मोटो कर लियो, ठीक है, खेत कर लियो बोड़ो मोटो, पहला तो आपने खेत की तो गुरुजी 2000 हेक्टेयर, अब आप खेत बोड़ो मोटो कर लियो जब कितना हो गयो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच। अगर आपने अब खेत की पहला तो कितना खेत के गुरुजी 2000 हेक्टेयर कम, जब आप किसी सिंचाई परियोजना यूज करी तो गुरुजी लघु सिंचाई परियोजना। समझ में आई मेरी बात के गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके। अगर पूछ ले गुरुजी 2000 से 10,000 हेक्टेयर के अंदर, तो मान लिया आप कर गया वहां की मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन सी करके आएंगे? इसे मध्यम सिंचाई परियोजना। अगर आपने कनु पूछ लियो कि गुरुजी थारकन भूमि है जो कि 10,000 से भी अधिक है, भूमि क्या है 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, तो उसमें कौन सा शामिल हो जाएगा कि गुरुजी वृत्त परियोजना हो जाएगी। समझ में आई कि मेरी बात बताओ। इन्हें लघु में छोटा तो इधर 2000 से कम हो जाएगा, मध्यम ना तो ऊपर ना नीचे ज्यादा बीच लो में, जब 2000 लेके 10,000 के बीच में, जिसी 2000 हो 10,000 गए बीच में। वृत्त परियोजना में कैसी अगर 10,000 अधिक हो गया खेत क्षेत्र तो आप लोग क्या आ जाएगा वृत्त परियोजना में। तो समझ में आगे से आशा करूं बहुत ही शानदार तरीकों से बताइए। तो यहाँ तीनों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे की चर्चा करा। जल्दी इन स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तीनों को स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ कॉपी में नोट करते रहना तीनों के तीनों, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है। तीन परियोजना होगी तो गुरुजी होगी प्रकार आपका कितना पढ़ा तो गुरुजी चौथा। तो मित्रों थारी चौथी परियोजना आ जाएगी बहुउद्देशीय परियोजना। चौथी परियोजना कौन सी आ जाएगी मेरे भाई? तो आप लिख सका बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो नाम ही बात पता चला, इन दो शब्द लिखना नहीं कहा गुरुजी, एक तो लिखड़ो के है कि बहु, एक आपने कहने के लिखड़ी है कि गुरुजी उद्देश्य। बस ये दो ही वर्ड एक परियोजना का उद्देश्य है, ये दो ही वर्ड कीमती है हमारे लिए। क्या? बहु का मतलब होता है ज्यादा, बहु का मतलब क्यों है? ज्यादा है, ये लो बहु का मतलब ज्यादा। इस उद्देश्य का मतलब यानी कि अपना लिखने का मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट, तो ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य, यानी कि पिछली जगह परियोजना पड़ी बामत क्यों बामत पानी पुनी लगा, इनमें ज्यादा उद्देश्य है। ज्यादा उद्देश्य के बहुउद्देश्य में देखो उद्देश्य क्या शामिल करेंगे कि गुरुजी एक तो मैं शामिल करांगा सिंचाई। क्या शामिल करेंगे कि सर सिंचाई, एक तो अपन क्या शामिल करेंगे सिंचाई, बहुउद्देश्य परियोजना। सिंचाई यानी कि फसलों को पानी देना, प्लस में जब सिंचाई देंगे तो अपने को पीने के लिए पेयजल की जरूरत है, बिल्कुल गुरुजी चाहिए।
पीने खातर पानी चाहिए, कौन चाहिए? चाहिए। खेत में लगाने वास्ते पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए गुरुजी। सिंचाई में करांगा यदि हमारी फसल होगी, पीने वास्ते पानी चाहिए। दोनों वास्ते अपन के चाहिए कि गुरुजी माने एक खातर चाहिए लाइट। तो अपन एक और कर सका के विद्युत उत्पादन क्या कर सकते हैं इस दोनों से, यानी कि एक उद्देश्य हमारा क्या है? विद्युत उत्पादन। क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन। तो कितने उद्देश्य हो गए? बहुउद्देश्य हो गए या नहीं? कि गुरुजी सर एक सिंचाई परियोजना होगी, प्लस में पेयजल हो चुका है, प्लस के अंदर हमारा क्या हो चुका है? विद्युत उत्पादन। तो इसे अपन क्या कर देंगे कि सर बहुउद्देश्य, यानी कि वह परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना की परिभाषा लिखनी चाहे तो क्या लिखेंगे कि वह परियोजना जिसके उद्देश्य या जिसको चलाने के उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य मानेंगे, एक से ज्यादा उद्देश्य मानना हो, सिवा कौन सी परियोजना होगी मेरे भाई? तो थेटिक क्या होगा गुरुजी? बहुउद्देश्य परियोजना। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। बहुउद्देश्य परियोजना में क्या होगा? जिसके उद्देश्य एक से अधिक होंगे उसको अपन शामिल करेंगे किसमें? बहुउद्देश्य परियोजना के अंदर। चलो मित्रों, अब अपन शुरू करते हैं जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। उन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंदर अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो हमारी परियोजना आने वाली है वो कौन सी परियोजना आ जाएगी भाई? तो सबसे पहले आ जाएगी भाखड़ा नागल परियोजना। सबसे पहली परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। चलो मित्रों, भाखड़ा नागल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे भाखड़ा नागल क्या होता है, इसका नाम भाखड़ा नागल क्यों पड़ा, इस चीज के बारे में अपन जानेंगे आज। अब इधर मित्रों, ये दो नदी है, इस बात को गौर से समझना। इस चीज को मैं एक एक बात बताऊंगा मेरे मित्रों, ध्यान रखना। एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। जिस तरीके से दोस्तों याद रखने का मैं फंडा बता देता हूं, उसी तरीके से अपने आज इस चीज को यहीं इसी क्लास के अंदर पढ़कर चलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना जिंदगी में भी भूलो मन के दिए, बस ओनली फॉर आपने क्या करना है क्लास में ध्यान रखना। तो 8 हरी एक नदी है, इस नदी का नाम है भाई सतलुज नदी। किसी नदी? किसर सतलुज। कौन सी नदी हो जाएगी? किसर सतलुज नदी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल गुरुजी 8 माने याद होगी। कौन सी नदी हो जाएगी? किसर सतलुज नदी। अगर हमसे पूछ लिया जाए सतलुज नदी के अलावा ये नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी नदी भाई? तो यहां लिख सकते हो व्यास नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? किसर व्यास नदी। सतलुज नदी के बाद में ये दूसरी नदी कौन सी आ जाएगी? व्यास नदी। यहां तक समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल सर, हमें एक एक चीज बात समझ में आ रही है। व्यास नदी यहां आ जाएगी। अब इधर देखो, अब पूछा क्या जाएगा, ये तो नदी कौन सी है? किसर सतलुज नदी। ये नदी कौन सी है? किसर व्यास नदी। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल सर। अब अपन बात करेंगे सतलुज नदी का जो उद्गम होता है। पहले तो इसकी उद्गम की बात कर लेते हैं। किसकी? किसर सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम होता है ये होता है मेरे भाई राकसताल से। कहां से होता है? किसर राकसताल से। किस नदी का? सतलुज नदी। समझ में आ रहा है? सतलुज नदी का उद्गम राकसताल से होता है। अब गुरुजी राकसताल कौन दिन कटे पड़ा है? अरे मांडिया राकसताल पड़ा है थारो हिमाचल प्रदेश के अंदर। कटे पड़ा है वो गुरुजी एचपी। ये तो पेट्रोल पंप का नाम है। अरे भाई आपका पेट्रोल पंप कौन है? आपने क्या याद रखना है? सतलुज नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। अब अपन कुछ दूरी तय करें। यहां इस तरीके से किसी नदी पे बांध बना हुआ है। ये देखो, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बन चुका।
इस बांध का नाम है मेरे भाई भाखड़ा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहां आप लिख सकते हो कि सर इस पर जो बांध बना है उस बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। अब पूछेगा क्या? भाखड़ा बांध बना हुआ है, ये भाखड़ा बांध कहां पर है? तो इसको अपन यूं करके लिखो कि सर भाखड़ा बांध, कौन सा बांध? भाखड़ा बांध आपका पड़ता है भाई बिलासपुर के अंदर। कहां पड़ता है? कि सर बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। अब मित्रों मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनो। पूछेगा क्वेश्चन कैसे आने वाला वो देखो। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला तो क्वेश्चन ये बनता है 1 नंबर का कि सतलज नदी का उद्गम, ये 1 नंबर, ये देखो सतलज नदी का उद्गम, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कहां से? कि सर सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो होता है राक्षसताल से। कहां से होता है? सतलज नदी का जो उद्गम है वो होता है राक्षसताल से, ठीक है। फिर आपने उनके पूछा वो, फिर पूछा वो आई कि भाखड़ा बांध किसी नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भी थारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सतलज नदी, यानी कि 2 नंबर वो था क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं हो गया। अब आप थोड़ी सी दूर और चलाना इकट्ठे, थोड़ा स्पीच यहां अपन बात करें एक बांध और बना। 1 नंबर बांध तो ये रहा। 2 नंबर बांध आपका एक और बना है जिसका नाम है नागल बांध। कौन सा बांध भाई? तो आप लिख सकते हो कि सर नागल बांध। अब पूछेगा क्या कि नागल बांध कहां बना हुआ है? तो हम लिख सकते हैं कि सर नागल बांध है रोपड़ पंजाब। कहां पड़ता है नागल बांध? कहां है? तो आप लिख दोगे कि सर नागल बांध रोपड़ पंजाब के अंदर। कुछ दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलोगे, यहां से एक और आ जाता है आपका जिसका नाम फेमस है वही हरि के बैराज। आगे इसका नाम क्या आ जाएगा? कि सर इसका नाम आ जाएगा हरि के बैराज। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? कि सर कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ शाबाश। हरि के बैराज तक आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से? बिल्कुल सर। अब देखो, हरि के बैराज पढ़ लिया, भाखड़ा बांध पढ़ लिया, नागल बांध पढ़ लिया। ये अभी पढ़े नहीं है, इनको अभी थोड़ा थोड़ा जाना है कि कहां पर पढ़े हुए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो पूछा क्या जाता है कि भाखड़ा नागल जो भाखड़ा नागल परियोजना थी उसका विचार किसके मन में आया? सर्वप्रथम भाखड़ा नागल परियोजना का विचार किसके मन में आया? सर्वप्रथम पूछा ये जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना का विचार किसके मन में आया? तो विचार सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना किसके मन में आया? लुईस डेना नामक का व्यक्ति था। कौन? गुरुजी लुईस डेना। कद आयो? तो गुरुजी 1908 में आयो। कब आयो? 1908 में आयो। भाखड़ा नागल परियोजना। अब देखो भाखड़ा नागल नाम क्यों पड़े? कि गुरुजी एक तो भाखड़ा बांध, दूसरा नागल बांध, दोनों मिला के एक परियोजना बनाई, जगह नाम की रखे हो भाखड़ा नागल परियोजना। अब देखो ये परियोजना ने बनाने के मन को सब पहला विचार के मन में आयो, तो वो कौन हो? लुईस डेने नाम का आदमी हो। कब आएगा? 1908 में। अब देखो था तो एक प्रश्न और पूछो, विचार की जगह कितना बार टाबड़ो थाने देते योजना कि सर्वप्रथम भाखड़ा नागल परियोजना की योजना किसने बनाई? किसके मन में ये खटका कि भारत में अपने भाखड़ा नागल परियोजना बनाई जाए राजस्थान में? तो वो किसके मन में आई? वो लुईस डेने के मन में आई। किसके मन में आई? लुईस डेने। बताओ अर्थ कोई दिक्कत है कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। फिर अटक के पूछा होता है, तो ही पूछा हो कि इन कार्य कब शुरू करे बस? तो आप पाठ लिख दें गुरुजी 1948 में कार्य कब शुरू कर दिए? 1948 के अंदर कार्य शुरू कर दियो बस। 1948 में कार्य। विद्युत उत्पादन पूछ रही हूं, घटु कितो है? तो अट लिख सकता 227.32 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है।
227.32 मेगावाट का विद्युत उत्पादन। भाई जी किसी परियोजना तो लिख देना आपका भाखड़ा नागल परियोजना। किसी नदी पर है तो सतलज एंड व्यास। ज्यादातर थाने पहले ऑप्शन वही करके आना कौन सो कि गुजी सतलज नदी आ किसो करके होगा सतलज। गलत करिए यानी मैं हिसाब लगा रही हूं, गलत नहीं करना। नहीं समझ में आया बता देना, 5 बार नहीं 10 बार नहीं लाख बार समझा दूंगा पर गलत नहीं करना है। तो सतलज नदी आ गई, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे थोड़ी सी आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। जल्दी से इसको उतारो, फिर अपन नोट करते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं क्लास पूरी समझ में आ रही होगी, पूरी समझ में आ रही होगी। अब देखो अपन क्या पढ़ा था, इस तरीके से यूं पढ़ी थी। ये देखो यहां कौन सी नदी थी, सतलज। सतलज में यहां आपने कौन सा बांध पढ़ा, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध पढ़ा कि सर भाखड़ा बांध पढ़ा। अब टाबर मने बात बताओ कि भाखड़ा बांध ने क्या बोला है, जल्दी बताओ, उत्तर दो जल्दी से। भाखड़ा बांध को क्या बोला जाता है, भाखड़ा बांध को क्या बोला जाता है। इसका जो शिलान्यास किया गया था तो यहां लिख सकते हैं 17 नवंबर 1955। क्या बोलते हैं भाखड़ा बांध को, तो आधुनिक भारत का गवर्नर। आधुनिक भारत का क्या बोलते हैं, गवर्नर किसको बोला जाता है आधुनिक भारत का, तो अपन लिख सकते हैं आधुनिक भारत का गवर्नर भाखड़ा बांध। इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है भाई, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है। शिलान्यास पूछ ले तो कौन सो हो जाएगो 17 नवंबर 1955। किससे बांध को, तो गुरुजी भाखड़ा बांध को। भाखड़ा बांध के पीछे ही अठ बात करांगे गोविंद सागर और बनड़ो है। क्या बना हुआ है भाखड़ा बांध के पीछे, गोविंद सागर। भाखड़ा बांध के पीछे क्या है कि सर गोविंद सागर। कितने किलोमीटर, तो यहां लिख देंगे 96 किलोमीटर पीछे बना हुआ है। कितने किलोमीटर पीछे बना हुआ है भाखड़ा बांध से पीछे गोविंद सागर, कितने किलोमीटर, तो यहां लिख सकते हो 96 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भाई, 96 किलोमीटर। फिर आता है नागल बांध। कौन सा बांध कि सर नागल बांध। अब आपसे नागल बांध के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा कि कहां है, तो यहां लिख सकते हैं भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है 13 किलोमीटर। तो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे। नीचे की ओर शिलान्यास पूछेगा तो यहां कर देंगे सन 1952 में। भाखड़ा बांध सॉरी नागल बांध का शिलान्यास पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1952 के अंदर। अगर पूछ ले आपसे इससे नागल बांध की ऊंचाई भी पूछ ले तो कितनी हो जाएगी 29 मीटर। नागल बांध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 29 मीटर। अगर नागल बांध की लंबाई पूछ ले कि नागल बांध की लंबाई कितनी है तो 34.08 किलोमीटर। 34.08 किलोमीटर थारी की हो जाएगी नागल बांध की लंबाई हो जाएगी। तो आई टावरो थारी सी भाखड़ नागल परियोजना छोटी सी जो अपने आज की क्लास में पढ़ी है भाई, बहुत ही शानदार सी परियोजना थी जिसको अपने छोटी छोटी बातों के माध्यम से जाना, अच्छे तरीके से पढ़ा। जो मुझे आया, जितना मुझे आता है, जैसा मैंने पढ़ा है वैसे मैंने आपको बताने का प्रयत्न जरूर किया है। आशा करता हूं कि क्लास जरूर पसंद आई होगी। आई है तो भाइयों शेयर भी कर दीजिए।
और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। अपन बढ़ेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूं कि अब ही आपकी आगामी जो क्लास अब शुरू होगी दोबारा, उसमें आपको यूपीएससी लेवल की थ्योरी जो होती है वो थ्योरी करवाएंगे मित्रों। उस थ्योरी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन में। तो आप बने रहिएगा एमएल स्टडी पॉइंट के साथ। यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा और वो पढ़ाएंगे जैसे भी स्टाफ और आता है तो उनके साथ। बाकी आपका होस्ट और दोस्त मनोहरलाल जिंदाबाद है। आपका प्यार यूं ही चैनल के प्रति बना रहे। जय हिंद, जय भारत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।